रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कई महीनों तक गिरावट था, उसके बाद फाइनली पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा रिकवरी आया है। इनफैक्ट ज़्यादातर जो गिरावट था उसमें काफ़ी हद तक हमने कवर अप कर लिया है। तो यहाँ पे ये जानना बिल्कुल बनता है कि क्या स्टॉक मार्केट का ये जो ना ऊपर गया है मार्केट, क्या ये सस्टेनेबल है या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में ये फिर से गिर सकता है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड देखेंगे कि वर्ल्ड के माइक्रोस का क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद इंडिया को देखेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है। ठीक है, इससे हमें अच्छा आइडिया मिलेगा कि आने वाले समय में हम इंडियन स्टॉक मार्केट से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, उसी के आधार पर तो हम डिसाइड करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है फिलहाल है वो है ट्रेड वॉर ना, टैरिफ का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, ट्रम्प का टैरिफ गेम, टैरिफ गेम जो खेल रहे हैं। तो देखिए फिलहाल स्टेटस क्या है। स्टेटस ये है कि अभी भी टैरिफ लगा हुआ है अच्छा खासा। लाइक चाइना पे तो 30% का टैरिफ लगाया हुआ है यूएस ने, चाइना ने भी यूएस पे 10% का लगाया हुआ। वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज़ पे मिनिमम 10% का टैरिफ अभी भी लगा हुआ है, और स्टील एल्युमिनियम पे 25% का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब अभी भी चल रहा है। ठीक है, और इससे भी बड़ा कंसर्न ये है कि नेक्स्ट मंथ से जो 3 मंथ्स तक ही ना ये रोका गया था टैरिफ को, ठीक है, 3 मंथ्स ख़त्म होने वाला है। तो नेक्स्ट मंथ से देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो एडिशनल टैरिफ पहले डिस्कशन हुआ था कि भाई एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा, जैसे इंडिया पे 26%, कुछ कंट्रीज़ पे तो बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन पे है। तो देखना है कि वो जो टैरिफ है वो नेक्स्ट मंथ से आता है कि नहीं। अगर वो फिर से आ जाता है टैरिफ तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ने जा रहा है। ठीक है, तो ये है टैरिफ। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि यूएस में प्रॉब्लम्स अच्छा खासा दिखने लगा है। इसीलिए चाइना के प्रति आप लोगों ने देखा ना कितना स्ट्रिक्ट था यूएस पहले, लेकिन अब तो नीचे आ गया ना, सबसे पहले झुक गया चाइना के सामने कि नहीं भाई ट्रेड डील करते हैं। और इसीलिए ट्रेड डील हुआ भी। चाइना तो पहले नहीं गया था, यूएस गया चाइना के पास कि भाई करते हैं। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाइना में प्रॉब्लम आ रहा है, यूएस में भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन यूएस डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट ईयर तो वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शंस है। ठीक है, उनको तो झुकना पड़ेगा ना। अगर इकोनॉमी डाउन होगा तो वोट कौन देगा उनको। ठीक है, चाइना में तो प्रॉब्लम है नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री है ना, तो वहाँ तो इलेक्शन का झंझट ही नहीं। थोड़ा इकोनॉमी नीचे भी चला जाए तो झेल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जिस तरह का अप्रोच आया है यूएस का रीसेंट टाइम्स में, उसको देख कर लगता है कि शायद क्योंकि किसी चीज़ की कोई गारंटी तो है नहीं, फ्यूचर हमने देखा नहीं है, कि टैरिफ का प्रॉब्लम आने वाले महीनों में धीरे धीरे और कम होगा। ठीक है, और इंडिया और यूएस के बीच तो ट्रेड डील का बात चल भी रहा है, तो मोस्टली आने वाले कुछ महीनों में वो फाइनलाइज हो जाना चाहिए। तो इस तरह से देखें तो मोस्टली ट्रेड का ये जो प्रॉब्लम है, जो मेजर इश्यूज़ था, मोस्टली वो हमारे पीछे है, और आने वाले महीनों में यहाँ से सिचुएशन इम्प्रूव होना चाहिए। बट एनी हाउ नेक्स्ट महीने ही हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ट्रम्प यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल हमें ध्यान में रखना होगा, इसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इंटरेस्ट रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर कंट्रीज़ में, तो लिक्विडिटी आएगा मार्केट में, ओवरऑल इकोनॉमीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो अभी यही चल रहा है वर्ल्ड वाइड। यूएस ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट रेट कट्स हो चुके हैं वहाँ, लेकिन हाँ टैरिफ के कारण यूएस ने ये जो टैरिफ खेलना शुरू किया, उसके कारण उसका सेंट्रल बैंक अब इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है। उनको डर लग रहा है कि भाई टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए। ठीक है, तो कुछ और महीनों के बाद शायद वो डिसाइड करें रेट कट का। नियर फ्यूचर में तो रेट कट नहीं लग रहा है कि यूएस में आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ साइकिल स्टार्ट हो चुका है रेट कट का, ये बात तो सही है। यूरोपियन यूनियन देखें ना, रेट कट बहुत चल रहा है वहाँ, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूके में रेट कट हो रहा है, इंडिया में भी रेट कट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं वहाँ अगर आप देखें तो मोस्टली रेट कट साइकिल चल रहा है, और चाइना में भी रेट कट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जापान में थोड़ा बहुत रेट बढ़ाया जा रहा है, उसका तो खैर इकोनॉमी दूसरे टाइप का चला गया है ना, उसका तो डिस्कशन करेंगे बाद में कभी उसके बारे में। ठीक है, तो ये है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो रेट कट्स हो रहा है इमीडिएटली तो असर होता नहीं, लेकिन कुछ महीनों के बाद बिल्कुल इसका असर होने लगेगा, तो उसका पॉजिटिव असर वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा। ठीक है, यूएस इकोनॉमी को लेकर भी एक बड़ा न्यूज़ है। मतलब 3 मेजर रेटिंग एजेंसीज़ है ना वर्ल्ड में, अगर आप देखें तीनों का हेडक्वार्टर यूएस में ही है। मतलब S&P, उसके बाद फिच,
दोनों ने पहले ही यूएस को डाउनग्रेड कर दिया था, ट्रिपल ए से डबल ए प्लस कर दिया था, ठीक है। अब जो थर्ड मेजर था मूडीज़, उसने भी डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड के ऑल 3 मेजर क्रेडिट एजेंसीज़ ने यूएस को डाउनग्रेड कर दिया। ट्रिपल ए बेस्ट क्रेडिट रेटिंग होता है किसी भी कंट्री के लिए, कंपनी का भी उसी तरह से होता है, ठीक है। अब सभी ने डबल ए प्लस कर दिया है, नीचे कर दिया है। मूडीज़ का तो रेटिंग अलग होता है ना, मतलब ट्रिपल ए से डबल ए 1 उसको बोलते हैं, वो कर दिया, और बाकी दोनों ने डबल ए प्लस कर दिया है, ठीक है। तो यूएस के लिए ऑफ कोर्स नेगेटिव है प्रॉब्लम। ये तो यूएस तो हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई उसका डेट इतना ज़्यादा है कि सस्टेनेबल नहीं है वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो यूएस में तो प्रॉब्लम आना ही है, इंटरेस्ट सर्विसिंग में प्रॉब्लम आएगा, प्लस अब ये जो ट्रम्प टैरिफ खेल रहा है उसके कारण वर्ल्ड ओवर कंट्रीज़ का जो कॉन्फिडेंस था यूएस में कम हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका जो ट्रेजरीज है उसमें जो कि दूसरे कंट्रीज़ इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे कमेगा, ठीक है। या फिर जिसका ऑलरेडी एक्सपोजर है वो धीरे धीरे थोड़ा कम करेंगे। यूएस डॉलर का भी डोमिनेशन ऑफकोर्स इमीडिएटली नहीं, लेकिन आने वाले सालों में कमेगा। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम तो है और ये होने वाला था, लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज़ के कारण जो यूएस का डाउनफॉल है ना, वो लगता है कि पहले के मुकाबले थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इसको ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव है यूएस के लिए। इसके बाद देख ले वॉर्स ना, अब तो ये हम लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, पहले बहुत किया करते थे। तो ये रसिया यूक्रेन का तो अभी भी चल रहा है, पहले के मुकाबले ना थोड़ा सा कमा है इशू, पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था, अब थोड़ा और सेटलमेंट की ओर लग रहा है कि बढ़ रहा है। दोनों पार्टीज़ अग्री हो रहे हैं कि नहीं भाई इसको सेटल किया जाए, लेकिन अभी भी चल तो रहा है ये, ठीक है। ये उसके बाद इजराइल हमास तो मतलब प्रॉब्लम चल ही रहा है अभी भी, हाँ। इनफैक्ट इधर तो कुछ दिनों से बढ़ा है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम बना हुआ है। एक नया इशू एक और अभी कुछ दिनों से आ रहा है, यूएस और ईरान ना, उनके बीच न्यूक्लियर डील का बात चल रहा है। तो अगर ये न्यूक्लियर डील में कुछ पॉजिटिविटी आता है तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर से यूएस और ज़्यादा एस्केलेट करेगा इशू को, ईरान के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक में थोड़ा निगेटिविटी लाएगा, ठीक। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का इशू अभी फ़िलहाल तो शॉर्ट टर्म के लिए रिजॉल्व हुआ है। पाकिस्तान आप लोग को पता है वो तो पीछे हटेगा नहीं ना, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी वो कब करता है, उसका वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो ये इशू हाँ फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट लग रहा है कि सेटल हो गया है। यहाँ पे सिर्फ इशू ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एम्बियंस में डाला गया है ना, तो वो देखना होगा कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में अगर इंडिया वहाँ पे कुछ ना पानी को रोक देता है पूरी तरह से, तो पाकिस्तान को उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो इशू भी आने वाले समय में एस्केलेट हो सकता है, बट हाँ नियर फ्यूचर में तो लगता नहीं है कि होना चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। वो भी एक इशू है, मेजर इशू है, जिसे कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों का, ये सब जियोपॉलिटिकल इशूज़ हैं, इन सभी चीज़ों का स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह से समझना है कि कैसे काम करता है, क्यों ऊपर जाता है, क्यों नीचे जाता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी को देख लेते हैं मैक्रोज को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मोस्टली देखिए इंडियन इकोनॉमीज में ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव है, जिसके बारे में हम रेगुलरली डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू चल रहा था ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, तो वहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमी है। इनफैक्ट 4% से भी कम हो गया है, और आने वाले कुछ और महीनों में आप देखेंगे इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक काफ़ी कम रहेगा, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर कम रहेगा तो आरबीआई और भी तेज़ी से रेट कट कर पाएगा। ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो चुका है। उम्मीद है इसी साल एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट और ज़्यादा हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसका असर कुछ महीनों में धीरे धीरे दिखने लगेगा, और जैसे जैसे उसका असर दिखेगा आप देखेंगे कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो थोड़ा और तेज़ी से ऊपर जाएगा। इंडिया का अगर ग्रोथ बढ़ता है तो कंपनीज़ के लिए भी पॉजिटिव है, कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न भी अच्छा खासा कर रहा था, सिस्टम बिल्कुल डिफिसिट में चल रहा था, बहुत बड़ा डिफिसिट हुआ करता था लिक्विडिटी का, जो कि अब सरप्लस में आ गया है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। टैक्स कट्स इस फाइनेंशियल ईयर से चल ही रहा है, उसमें भी थोड़ा आप देखेंगे कंजम्पशन बढ़ेगा। मॉनसून फिर से उम्मीद है कि अच्छा होगा इस साल भी, बहुत बड़ा पॉजिटिव। जीडीपी भी 6.3 to 6.5 के आसपास उम्मीद है इंडिया का रहने का। अर्निंग ग्रोथ भी उम्मीद है अबाउट 11 to 12% के आसपास का, ठीक है। तो पहले के मुकाबले मतलब पिछले कुछ महीनों में तो हमने देखा कि बहुत सारा नेगेटिव चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके मुकाबले आप देखें तो चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हैं। लाइक जीएसटी कलेक्शन का अगर आप फिगर देखें तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पीएमआईज हमने डिस्कस किया था ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसिंग का। इनफैक्ट अप्रैल का जो फिगर आया है वो तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है इंडिया का, दोनों का, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। पिछले कुछ वीडियोज़ पहले मैंने आपको बताया था। तो
ओवरऑल मैक्रोज अगर आप देखें तो पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और आने वाले महीनों में धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे सिस्टम में थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ेगा, रेट कट और ज़्यादा होगा, तो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव्स हो गए, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी कंपनी का, ठीक है, कंट्री नहीं कंपनी का एनालिसिस करते हैं, जैसे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना होता है फंडामेंटल क्या है, क्वालिटी क्या है, और दूसरा देखना पड़ता है वैल्यूएशन क्या है। ये दो चीज़ें आप देखते हैं। तो इंडिया का हमने फंडामेंटल चेक किया, कंट्री का ना, तो मैक्रोस, तो वहाँ पे मोस्टली चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ग्रेट है, लेकिन इम्प्रूव करें। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट तो पहले रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को लग रहा है कि भाई चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न आना शुरू हो गया है। लेकिन अब ये सेकंड पार्ट, फंडामेंटल ठीक है भाई, लेकिन सेकंड पार्ट है वैल्यूएशन। क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? ठीक है, वैल्यूएशन से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, इसलिए इसको मैं कवर कर दे रहा हूँ इसमें। तो देखिए, वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जो भी मैं बता रहा हूँ ट्रेलिंग पी बता रहा हूँ, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। तो निफ्टी 50 का अगर आप देखेंगे पी रेशियो, ट्रेलिंग पी तो 22.4 है, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइटली ओवर वैल्यूड, ठीक है। 19-20 के आसपास रहता है तो बोलते हैं फेयरली वैल्यूड, उससे नीचे होगा तो बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। वो चला भी गया था, 20 से भी नीचे चला गया था, हाँ। लेकिन आप फिलहाल 22.4 है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड, लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया। लार्ज कैप्स, ठीक है। मिड कैप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 150 तो है 34.9, दैट इज़ 35 के आसपास, तो ये तो ओवर वैल्यूड है। और उसके बाद है निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, तो ये है 32, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। तो लार्ज कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही ओवर वैल्यूड है। पहले से अगर आप कंपेयर करें ना, कि जो ऑल टाइम हाई गया था, मोस्टली सितंबर में ज़्यादातर ऑल टाइम हमारा चल गया था, उसके बाद गिर गया था मार्केट। तो निफ्टी 50 का जो टॉप बना था फ्राइडे 27 सितंबर, मतलब इंट्राडे में बना था ये 2024, 26,277 हुआ था इंट्राडे में, इतना गया था निफ्टी, ठीक है। और फिलहाल ये 25,000 के आसपास है, तो मतलब 5% से थोड़ा कम है, मतलब 4.86% के आसपास आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर तो रिकवर कर गया है पहले वाली बात नहीं कि गिरा हुआ है, ज़्यादातर तो रिकवरी हो गया। उसी तरह से मिड कैप भी देखें तो ये हाई गया था 22,500 के आसपास का, और अभी 21,000 के आसपास है, तो यहाँ भी मतलब 7% के आसपास है, अभी भी गिरा हुआ उससे। और स्मॉल कैप देखेंगे, निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो ये 18,700 के आसपास गया था, 688 के आसपास, ठीक है। तो अभी 16,500 के पास है, तो ये अबाउट 11.7%, दैट इज़ अबाउट 12% के आसपास गिरा हुआ अभी भी ऑल टाइम हाई से। लेकिन पहले का जो गिरावट था ना, उसके मुकाबले अच्छा खासा रिकवरी आया है, ठीक है। ये लार्ज कैप में तो बहुत अच्छा, मिड कैप में भी अच्छा खासा रिकवरी है, स्मॉल कैप में अभी भी थोड़ा गिरा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसको देखें। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि रिस्क क्या है। तो रिस्क ये है कि भाई जो वैल्यूएशन पहले रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गया था, अब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है कि भाई जब भी आपका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो मार्केट जीडीपी ग्रोथ लेकर चल रहा है, अगर वो नहीं आया, उसमें कोई निगेटिव सरप्राइज आ गया, उसी तरह से मार्केट जो अर्निंग ग्रोथ लेकर चल रहा है, अर्निंग ग्रोथ मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, अर्निंग मीन्स प्रॉफिट, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ जो मार्केट लेकर चला है कि भाई 11-12% के आसपास लाओ, अगर वो नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। उसी तरह से ट्रेड वॉर ना, नेक्स्ट मंथ से वो एडिशनल टैरिफ लगने वाला है, देखते हैं कि ट्रंप उसको रोकते हैं कि नहीं। अगर नहीं रोकते, वो लग जाता है मान लीजिए, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आएगा। तो ये तीन चीज़ें, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है, जो बढ़ने वाला बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्या होता है, अर्निंग ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके मुकाबले हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे अगर नेगेटिव सरप्राइज आ जाए, जीडीपी ग्रोथ ना 6.3-6.5% के आसपास मानकर चला जाए, ये यहाँ पे क्या होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेज आते हैं तो बिल्कुल वैल्यूएशन अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो मार्केट का जब भी थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा, उसको बहाना चाहिए होता है गिरने का, तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव सरप्राइज, वो भी तो हो सकता है ना, सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है इन फ्रंट्स पे, जो कि मैंने डिस्कस किया, आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब है कि भाई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो यहाँ से, ठीक है। आपने तो बोला कि ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, कन्फ्यूज़ कर दिया पूरा। हाँ, अब ये सिंपली बताओ आप कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए,
सबसे पहली बात कि कोई म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एसआईपी करता है, एसटीपी करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर आप छोटा छोटा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करें तब शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आप वो करते हैं तो वहाँ पे एसआईपी एसटीपी अगर छोटा छोटा अमाउंट का हो रहा है, मंथली कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, मार्केट अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है ये। लेकिन हाँ, लमसम की अगर बात करें ना, बहुत बड़ा पैसा एक बार मार्केट में डाल देने का, तो मिड कैप स्मॉल कैप में तो बिल्कुल सही बात है, अभी डालने का समय नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि फिर से ये एक तो पहले से भी ज़्यादा था, अब थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चला गया है, क्योंकि देखिए डेली बेसिस पर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान में, लार्ज कैप में मे बी 2, 3, 4 ट्रांचेज में अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वहाँ भी बेस्ट वही होता है 6 मंथ्स का एसटीपी, कोई हेडेक नहीं, ठीक है, ये ध्यान में रखें। स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो स्टॉक में अगर आप जा रहे हैं ना, तो स्टॉक देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक, जो भी स्टॉक है उसका फंडामेंटल देखिए, वैल्यूएशन देखिए, अगर दोनों फ्रंट्स पे वो अट्रैक्टिव लग रहा है तब तो बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगेन, पूरा पैसा एक बार में ना डालें, मे भी कुछ ट्रांचेज में, मैं भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ना, कुछ स्टॉक में जैसे करना है ना, तो कुछ ट्रांचेज में, जैसे म्यूचुअल फंड है तो एसआईपी चल रहा है, ठीक है। और स्टॉक्स के मामले में जैसे मैंने डिसाइड किया कि यहाँ करना है, तो मैंने फंडामेंटल देखा, ठीक है, उसका वैल्यूएशन देखा, वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ट्रांचेज में कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि पूरा बड़ा पैसा एक साथ डाल दूँ, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा गिर जाता, अट्रैक्टिव होता तो बिल्कुल सही बात है ना। कुछ समय पहले गिरा था, उस समय मैंने किया भी था, लेकिन अभी उस तरह का अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब रिलेटिवली अगर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है तो धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। बड़ा पैसा यहाँ भी एक साथ ना करें तो अच्छा है। अगर कोई स्टॉक ऐसा मिल जाता है कि भाई फंडामेंटली बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है, तब तो बात अलग है, वहाँ पे तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान में रखें। अगेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन में मार्केट का ऊपर जाना, नीचे जाना, ये रेगुलर बेसिस पे, इनफैक्ट डेली बेसिस पे चलता रहेगा, ठीक है। इनके कारण अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आइडियली हमें नहीं करना चाहिए। आइडियली हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए, ठीक है। अगर जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका परफॉर्मेंस लगातार कुछ समय से ख़राब चल रहा है, लाइक म्यूचुअल फंड ना, 2-3 साल तक बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस, ठीक है, बेंचमार्क से भी कम रिटर्न, बहुत कम रिटर्न, वहाँ पे बिल्कुल हमें निकल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स का भी अगर फंडामेंटल ख़राब हो गया है, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि सुधरेगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें कॉल लेना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में कभी भी किसी चीज़ को ना बेचे, सोच समझकर, थोड़े बहुत अंडर परफॉर्मेंस के कारण बिल्कुल भी हमें नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। ये सब भी ध्यान में रखें। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब ये साल स्टार्ट हुआ था उस समय भी हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, इनफैक्ट अंडरस्टैंडिंग में लाया था कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका है, पिछले कुछ सालों से रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो इस साल बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट गिरा भी, अच्छा खासा रिकवरी भी आया, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत गिरावट है टॉप से। तो अगर इस साल वो पूरा रिकवर कर जाए, वहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए, तो वही बहुत माना जाएगा, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें ना। साल के शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ज़्यादा रिटर्न इस साल एक्सपेक्ट ना करें, पहले बहुत ज़्यादा आ चुका है, एवरी ईयर तो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा ना। तो इसीलिए इस साल भाई जो गिर गया है वो बस रिकवर कर जाए और वहाँ से थोड़ा बहुत और रिटर्न आ जाए, उससे ही अच्छा माना जाएगा परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आने वाली वीडियोस में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।